22 अगस्त और 2025। नाम था विपिन गुप्ता। अचानक उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर, वहां पर वह पहुंचता है और डीएम साहब से बात करता है। गरीब था, मजदूर था और उसके हाथ में था एक थैला और थैले में था एक कपड़ा और कपड़े में था, प्रिय मित्रों, उसकी बच्चे की मासूम लाश। वह कहता है, डीएम साहब मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। जब डीएम साहब यह शब्द सुनते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्या हुआ, एक मृत बच्चे को कोई जीवित कैसे कर सकता है। क्या आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए या फिर जिन लोगों के कारण मेरे बच्चे की मौत हो गई है, जज साहब, डीएम साहब, आप उनको दंडित करें। आइए, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकमल आर, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। दोस्तों, यह घटना है लखीमपुर की और आइए आज हम इसको बड़े ही संक्षेप में समझेंगे। दरअसल बात है 20 अगस्त 2025। उस औरत का नाम रहता है रूबी, जिसकी उम्र रहती है 27 वर्ष। वह गर्भवती रहती है, प्रेग्नेंट रहती है। अचानक उसके प्रसव का दर्द उठता है। उसकी सेवा करने के लिए कोई नहीं रहता है। उसकी बहन आती है उसके मायके से और उसकी सेवा करती है। जब दर्द उसके अधिक से ज्यादा बढ़ जाती है, वह दर्द सहने योग्य नहीं रहती, तब वह अपनी बहन से कहती है कि जाओ जीजा को बताओ कि अब मेरे बहुत तकलीफ है, मैं सह नहीं सकती, मुझे किसी अस्पताल में लेकर जाए। वह साली अर्थात रूबी की बहन दौड़कर जाती है जीजा जी के पास और जीजा का नाम रहता है विपिन गुप्ता। विपिन गुप्ता की उम्र रहती है लगभग 30 वर्ष। जब उसे यह बात का पता चलता है कि उसकी बीवी बहुत ही दर्द में से गुजर रही है, दर्द असहनीय है, सह नहीं पा रही है, तब पति होने के नाते अपने पति की चिंता करता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वहीं गांव से कुछ ही दूर पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है जिसका नाम रहता है बिजुआ। वह अपनी पत्नी रूबी को वहां ले जाता है, लेकिन वहां के जो डॉक्टर्स रहते हैं, नर्स इत्यादि रहती हैं, वो कहते हैं कि एक काम कीजिए, यदि आप लखीमपुर जिला का जिला चिकित्सालय जो सिटी हॉस्पिटल होता है, यदि आप वहां भर्ती करवाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपकी पत्नी सुरक्षित रहे और आपकी पत्नी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह भी सुरक्षित रहे। विपिन ऐसा ही करता है और अपनी पत्नी को ले जाता है कहां? लखीमपुर जिला चिकित्सालय, सिटी हॉस्पिटल। लेकिन सिटी हॉस्पिटल में उसके घर वालों को एक औरत मिलती है, एक आशा कार्यकर्ता मिलती है जिसका नाम रहता है दीपा। दीपा से यह बात होती है। वह दीपा कहती है कि एक काम कीजिए, इस सरकारी अस्पताल में तो कोई सुनिश्चित नहीं है कि आपकी पत्नी बचे ही, यहां अच्छे से इलाज नहीं होता है, इसलिए आपको मैं एक अस्पताल बताती हूं, आप वहां ले जाइए, प्राइवेट है, आपकी पत्नी सुरक्षित रहेगी और बहुत अच्छा इलाज होगा। उस अस्पताल का नाम रहता है गोलदार हॉस्पिटल। पति रहता है बेचारा, अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है, वह अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहता, अपने बच्चे को बचाना चाहता है, क्योंकि 7 वर्ष के बाद उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है और से उसके गर्भ में एक बालक पलता है। और यह जो खबर होती है जब उसके घर वालों को मिलती है तो पूरा घर खुशी से भर जाता है। वह अपनी पत्नी को गोलदार हॉस्पिटल ले जाता है। वहां पर 2 डॉक्टर्स रहते हैं। एक डॉक्टर का नाम रहता है हुक्मा गुप्ता और दूसरा डॉक्टर का नाम रहता है मनीष गुप्ता। यह कहते हैं, अरे चिंता मत करो, हम आपके बच्चे की जान बचा लेंगे, आपकी बीवी की भी जान बचा लेंगे। शर्त एक है कि हमारी जो शर्त है, हमें 25,000 रुपए चाहिए, अर्थात यदि आपकी औकात है तो आप अपनी पत्नी को यहाँ पर एडमिट करवा जाइए, यदि आपकी हैसियत नहीं है तो आप अपनी पत्नी को उठाइए और किसी अस्पताल में लेकर चले जाइए। क्योंकि जो दीपा थी, जो आशा कार्यकर्ता थी, उसने कहा था कि आप वहां जाना तो चिंता मत करना, आप मेरा नाम बता देना, मुझसे बात करा देना, वो भर्ती करवा लेंगे। जो विपिन गुप्ता था, जब ये बात सुनता है कि हाँ 25,000 में बीवी बच जाएगी, तो वह कहता है, सर मेरे पास अभी ज्यादा पैसे तो नहीं है डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए और मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। हाँ, अभी 8,000 रुपए है, आप 8,000 रुपए ले लीजिए, बाकी मैं इधर उधर से पूरी की पूरी राशि कलेक्ट कर लूंगा, एकत्रित कर लूंगा। वह चला जाता है पैसे बचाने के लिए। तभी दूसरे दिन अचानक डॉक्टर कहते हैं
कि हम आपकी पत्नी का इलाज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में आता है कि क्यों नहीं कर सकते। अरे यदि आप मेरी पत्नी को नहीं बचा सकते हो, उसकी पीड़ा कम नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको यह बात कल ही बता देनी थी। डॉक्टर साहब, हम कहीं और ले जाते। यह थोड़ा सा वह तीव्र स्वर में बोलता है, क्रोधित होकर बोलता है, बात हाथापाई पे आ जाती है। लेकिन वह डॉक्टर कहता है कि हम आपकी बीवी का इलाज यहां नहीं कर सकते, तुरंत यहां से अपनी बीवी को उठाओ, 9-2-11 हो जाओ, भाग जाओ। वह कुछ नहीं कहता, बेचारा थोड़ा क्रोधित होता है, चीखता है, चिल्लाता है, और वह अपनी पत्नी को दूसरे अस्पताल में ले जाता है। जब दूसरे अस्पताल में ले जाता है तो दूसरे जो अस्पताल के डॉक्टर्स रहते हैं उसकी बीवी का चेकअप करते हैं, तो 2 घंटे बाद सूचना देते हैं कि आपकी पत्नी इसलिए पीड़ा से तड़प रही है क्योंकि इसके गर्भ में जो पुत्र पल रहा था, जो जन्म लेने वाला था, वह दरअसल मर चुका है। जब यह खबर उस शख्स के कान तक आती है दोस्तों, वह कांप जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है। वह कहता है, बताओ मेरे घर में इतने साल तक, 8 साल बाद, मतलब शादी के बाद 7-8 साल के बाद हमारे घर में एक शिशु आने वाला था, वह भी इन डॉक्टर की लापरवाही के कारण से मर गया। वह डॉक्टर से कहता, डॉक्टर साहब यह बात मेरी पत्नी को मत बताइएगा, अगर वह पूछे तो कह दीजिएगा कि मशीन में उसे हमने रख दिया है। डॉक्टर साहब कहते हैं, काम करो, हम तो बता देंगे, लेकिन आप इस बच्चे को ठिकाने लगा दो, अर्थात इस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। पिता था, झोले में कपड़ा रखा, कपड़े में बच्चे को लपेटकर शमशान चल दिया। लेकिन शमशान जाते जाते उसके पैर अचानक बदल गए। ना जाने उसके दिमाग में कहां से गुत्थी आई कि वह अस्पताल न जाकर, शमशान न जाकर, वह अपने बच्चे को लेकर पहुंच गया जिला लखीमपुर का जो कार्यालय था डीएम का, वहां पर बहुत बड़े अधिकारियों की मीटिंग थी, वह वहां पहुंच गया। जब वह पहुंच गया वहां तो सभी लोगों ने कहा कि अरे कौन है ये व्यक्ति। उसे लगा होगा कि फरियादी है, फरियाद करने आया होगा। उसके एक हाथ में झोला था, झोले में मृत शिशु था, उसका नवजात शिशु, मासूम बच्चा, और दूसरे हाथ में था एक पत्र जिसमें लिखी थी फरियाद। जब यह खबर वहां सुनाता है तो सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और डीएम साहब तुरंत आदेश देते हैं अपने कर्मचारियों को, और कर्मचारी जाते हैं और जो वह गोलदार हॉस्पिटल था वहां के जो अधिकारी थे उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता है और उसको लॉक कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है अस्पताल को। जितने उस अस्पताल में सरकारी मरीज थे जो सरकारी अस्पताल नहीं जा पाए, उन्हें सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। और से इस प्रकार से यह खबर धीरे धीरे लगभग सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में फैल गई। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाना हम इसलिए जरूरी समझते हैं कि आपको हम सुरक्षित कर सके, सूचना दे सके। हमारा यह कदाचित तात्पर्य नहीं है कि हम किसी को दिल को दुखाने के लिए यह वीडियो बनाएं। तो मैं राजकमल आर्य और दोस्तों राइटर राजकमल आर्य रिस्पेक्टेड भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। ओम सदन नमस्ते जी, जय हिंद, जय भारत।